हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्षितिज भाग 1 का अध्याय 2 ल्हासा की ओर, जिसके लेखक राहुल जी हैं। इस अध्याय में एक यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया गया है, जिसमें लेखक ने तिब्बत की राजधानी ल्हासा की अपनी यात्रा का मनोहारी चित्रण किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यात्रा वृत्तांत लेखन में राहुल जी का स्थान अग्रणी है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचना और उनसे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों को जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी भी प्रस्तुत की है। राहुल साकत्ययान जी ने इस अध्याय में ल्हासा की यात्रा की। तो यह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कालिटपोर्ट का रास्ता जब नहीं था खुला था, तो नेपाल में ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले भी बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में, दुर्ग होता है एक ऊंचा स्थान, तो दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया, दुर्ग ऊंचा स्थान जो किला होता है, वहाँ पर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी, अर्थात दोनों प्रकार की हैं कि कष्टदायक बातें भी हैं और आरामदायक भी हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है। ये विशेषता है वहाँ के लोगों की कि तिब्बत के लोग जो है, ल्हासा के जो लोग हैं, उनकी यह विशेषताएं हैं कि वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं और ना ही औरतें पर्दा ही करती थी। अर्थात वहाँ ऐसी कोई रीति रिवाज नहीं था, छुआछूत नहीं थी, जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं था और ना ही औरतें पर्दा ही करती थी। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, अंदर तक आप जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो भी, अगर आप उनको जानते भी नहीं ना, तो आप उन्हें घर के अंदर तक भी जा सकते हैं। तब भी घर की बहू या सास को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोडी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग में भी बनाकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रखकर आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन वह आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोड़ी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक डालने की ज़रूरत होती है। तो इस पहरे में जो बताया गया है कि नेपाल में तिब्बत की ओर जाने का यात्रा का वर्णन है, तो यह रास्ता तिब्बत जाने का मुख्य मार्ग है। कहते हैं कि जब फरी कालिटपोर्ट का रास्ता नहीं खुला था, तब नेपाल ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की चीज़ें भी इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। और उस समय सैनिक चौकियाँ थी, किले बने हुए थे, वहाँ चीनी पलटन रहा करती थी, और जहाँ आज किसानों ने अपने कब्जा कर लिया है।
ऐसे ही एक किले में लेखक भी ठहरा चाय पीने के लिए। तो उसने देखा कि यहाँ जाति पाति का कोई भेदभाव, छुआछूत का कोई भेदभाव नहीं है, औरतें पर्दा नहीं करती हैं और भिखमंगों को लोग चोरी के डर से अपने घर में नहीं आने देते थे। वैसे ही भी आप किसी भी घर में जाकर अपने लिए चाय बना सकते हैं, मक्खन और सोडा भी, नमक भी कूट कर डाल देंगी। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिट्टे जो चिट पर्ची थी ना उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोड़ोला से पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। अब जो सुमति था वह कौन था? देखिए, सुमति उसका मित्र ही हम कह सकते हैं, लेखक का मित्र था जिससे बहुत जानकारी भी थी। और थोड़ोला एक तिब्बती सीमा का एक स्थान है। थोड़ोला क्या है? एक तिब्बती सीमा का एक स्थान है। तो जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे। मतलब क्या है कि पहले भी यात्रा कर चुका है लेखक और तब उसे भिखमंगे के रूप में जाना पड़ा था, लेकिन अब 5 साल बाद इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं बल्कि एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर था, खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम लोग होश आवास में दुरुस्त रहते थे। छड़ एक प्रकार का नशीला पदार्थ था। तो लेखक अब जो इस पैरे में कहा गया है कि लेखक को उसका साथी कौन था? सुमति। चीनी किले से चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया और उन्होंने क्या किया, वो दोनों चिट्ठे उसे दे दी। लेखक का एक साथी का नाम क्या था बेटा? सुमति। क्या था? सुमति। मार्ग में उसके जान पहचान के बहुत से लोग निकले और उनके ठहरने के लिए अच्छी जगह भी मिली, जबकि लौटते समय घोड़े पर वो सवार होने के बावजूद उन्हें जगह नहीं मिल पाई। अब हम सबसे विकट डांडा थोड़ोला पार करना था। अब देखिए, डांडा क्या है? डांडा एक ऊंची ज़मीन है। थोड़ोला मैंने आपको बता ही दिया, तिब्बती सीमा का एक स्थान। डांडा क्या था? एक ऊंची ज़मीन होती है और थोड़ोला क्या है? एक तिब्बती सीमा का एक स्थान है। तो अब हमें सबसे विकट डांडा थोड़ोला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह होती हैं। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता था। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को भी सज़ा मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। भी जो ये स्थान उन्होंने बताया है, डांडा जो है उसकी ये बताइए कि वहाँ पर जो चोर डाकुओं के लिए वह सबसे अच्छा स्थान था। लेकिन इन निर्जन स्थानों पर मरे हुए आदमी के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है या नहीं। अर्थात क्या है कि पहले वो यात्रियों को मारते हैं, फिर उसकी तलाशी लेते हैं कि मारने के बाद उसकी तलाशी लेंगे कि कुछ पैसा है या नहीं।
हथियार का कानून ना रहने के कारण वहाँ लोग लाठी की तरह पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं, क्योंकि तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था उस समय, तो लोग अपने हाथों में लाठी की जगह क्या लेकर घूमते थे? बंदूक। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है, इसलिए वो क्या करता है? पहले उसे मार देता है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थड़ोला के पास खून हो गया। शायद खून को हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहाँ वैसी सूरत देखे टोपी उतार जीभ निकाल कर कुची कुची अर्थात दया दया 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा वहाँ एक लंगकोर तक के लिए कोई घोड़े कर लें, सामान भी रख लेंगे और उस पर चढ़ भी चलेंगे। तो इस पैरे में जो बात है कि एक तो तिब्बत मतलब क्या है, तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था, लोग वहाँ पर लाठी की बजाय अपने हाथ में बंदूक लेकर घूमते थे और वहाँ पर हथियार का बिल्कुल कानूनी, पुलिस व्यवस्था भी पर इतना खर्च नहीं किया जाता था और जो डाकू थे वो सबसे पहले यात्रियों को मारते और फिर उसकी क्या करते थे? तलाशी लेते थे। तो सभी बच्चे, जितना भी मैंने आपको लहासा की ओर जो राहुल सातकर्यान जी द्वारा रचित अध्याय है तो उसको पढ़ना है और अगला जो इसका जो अगला रिमेनिंग पार्ट होगा वो हम कल अध्ययन करेंगे।